प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी के लिए जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपका चैप्टर है गणित में, मैं वो लेकर के आ चुका हूँ। सारे बच्चों का बार बार ये कमेंट आ रहा था कि मंटू सर चैप्टर 3 जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है वो कब लेके आने वाले हो, क्योंकि बड़ा समस्या होता है इस चैप्टर में और आप समझाओगे तो मुझे पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आप कमेंट बार बार किए जा रहे थे, तो आज आ चुके हैं आपके बीच में लेकर के दो चर वाले रैखिक समीकरण का। एक बार मेरे बच्चे बताओ फटाफट से ये कौन सा चैप्टर है भाई, जल्दी बताना और एक एक पॉइंट को समझना। मैं ज़्यादा कुछ तो लिख के नहीं लेके आया हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, कुछ आपका इस टेस्ट भी लेने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। इसके पहले यदि आपने सारी चीज़ें यदि आपने सारे चीज़ यानी कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है इसके पहले, जो भी मैंने पढ़ा रखा है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक बार सबसे पहले तो दिल का इमोजी भेज दो। एक बार सेशन को प्लीज़ मैं चाहूँगा कि अपने दोस्तों साथियों में प्लीज़ शेयर कर दो, क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण आपके पूरे, मैं बात करता हूँ चैप्टर ये 3rd आता है गणित में, ये पूरे चैप्टर आपके बुक का मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एक माना जाता है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले मेरी आवाज़ आपके बीच पहुंच रही है, एक बार बता देना सारे बच्चे, एक बार यस कर देना कि हाँ सर। एक बार जल्दी से बता देना कि भाई मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप सभी के बीच में, तो एक बार यस कर दो, ये दिल वाली इमेज भेज दो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, जिससे कि आगे से क्लास मिले, नहीं तो नहीं मिल पाएगा भाई। चलो मैं तुम्हारी पूरी बुक का लेके आया हूँ, सारी चीज़ें मैं बहुत कुछ लेके आया हूँ। यहाँ पे अभी देखोगे सारी चीज़ें, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ कराने वाला है, टेंशन मत लो। ठीक है सबसे पहले यहाँ पे 2-3 चीज़ मैं पूछने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आखिरकार ये होता क्या है, आखिरकार ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है, कितने बच्चे जानते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद बेसिकली क्या होता है और एक समीकरण क्या होता है, कितने बच्चे जानते हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करना कि हाँ सर हम लोग जानते हैं। बहुपद क्या होता है भाई, 4x + का 9 और यहां पे दे दिया गया 4x + 9 = 0। तो आप यहां पे यदि आप देखोगे तो यहां पे क्या है ना, कुछ भी नहीं है और यहां पे 0 है। ये 0 के अलावा यहां पे 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अंक हो सकता है। तो वो हम लोगों को क्या होता है, समीकरण होता है। यानी कि समीकरण वो होता है जिसमें बराबर के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, वो हम लोग का क्या होता है, समीकरण होता है। हम लोग इसके एक एक पॉइंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरे दोस्त समझेंगे। ये जो समीकरण होता है वो क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो समीकरण के मतलब समझ गए कि समीकरण का मतलब ये होता है कि उसके बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन बहुपद भी वैसा ही होता है, लेकिन इसमें बराबर में नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, बस इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग 9th क्लास में जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़े होंगे एक चर में रैखिक समीकरण आप लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे दो चर में पढ़ना है। अब दो का मतलब भाई साहब आप सभी जानते हो कि दो होता है, सही बात है, यहां तक समझ रहे हो। हाँ सर मंटू सर दो तो दो होता है जी। ठीक है, अब चर के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, एक एक पॉइंट भाई पूछेंगे और बहुत मार मारेंगे नहीं बताओगे तो, क्योंकि बार बार पढ़ाते हैं बार बार समझाते हैं। 2 पॉइंट आता है यहाँ पे, मैं अगर चर्चा करता हूँ चर और चर के बारे में, तो एक आता है आपका चर और एक आता है आपका अचर। जब मैं बहुपद भी पढ़ा रहा था तब भी इस पॉइंट को मैंने पढ़ा रखा था कि आखिरकार ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है। और आप लोग 3री 4थी क्लास में भी आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है कि भाई साहब चर क्या होता है। कौन कौन बताएगा चर कौन सा होता है ना। सिंपल गर्ल, आहा बहुत बढ़िया, सुंदर नाम है भाई, आरती कुमारी बहुत बढ़िया। कौन है, दिव्यांशी रंजन बाबू। सर आपका शॉर्ट मस्त है, ले जाओ भाई शॉर्ट लेके जाओ, लेकिन इस जवाब बताओ पहले। सबसे पहले आज जवाब ना बताइए तो बहुत मार मारे, जल्दी से सबसे पहले बताओ चर कौन सा होता है। बिल्कुल, तो वो चर होता है जो कि हम लोग ABCD में यूज करते हैं। एकदम अपना भाषा में सीखो तो ठीक ना, यानी अपनी भाषा में सीखो तो हम जो x y z वाला जो होता है वो हम लोग का चर राशि होता है। ठीक है, ये चर राशि होता है। अचर क्या होता है, जो अंक होता है वो हम लोग का होता है अचर। क्या होता है जी, वो होता है अचर, जैसे कि 1 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, जो भी है डॉट डॉट डॉट, ये हम लोग का क्या होता है, अचर होता है। अब एक शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको पढ़ा रखा था। अ माने क्या होता है जी, कौन बताएगा। अ माने, अ का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द में अगर अ लग जाता है तो ज्यादातर उसका मतलब क्या होता है, क्या कहोगे आप कहोगे सर हाँ नहीं होता है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका हो गया नहीं। और चर का मन होता है मान, चर का मतलब ही होता है मान, यानी कि जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम लोग अचर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं।
और चर का मत जिसका वैल्यू जो है ना वो बदल सकता है। जैसे x के जगह पे कई बार ऐसा होता है कि हम आपको यहाँ पे ax प्लस बी समझा रहे हैं, तो आप यहाँ पे 4x प्लस का यहाँ पे हम 9 लिखें, तो यहाँ पे तुम 4y प्लस का 9 भी यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे बदल जाता है ना। तो जो बदल जाता है वो हम लोग का चर होता है, जो अचर यानी कि जो नहीं बदलता हम लोग का अचर होता है। यहां तक तो समझ लिए, यानी कि 2-3 पॉइंट समझ लिए। दो का मतलब हम लोग दो समझ लिए कि भाई दो, चर का मतलब समझ लिए, है ना। दो चर वाले। रैखिक का मतलब क्या होता है, कितने बच्चे बताएंगे? रैखिक का बहुपद क्या होता है भाई? रैखिक का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो यहां पे? रैखिक का मतलब क्या होता है बताओ फटाफट से। रैखिक, है ना। रैखिक समीकरण यानी कि सिर्फ उसका जो बन रहा है ना वो एक ही बनना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया। और यहां पे युग्म का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो यहां पे हम पढ़ रहे थे इसके पहले, यानी कि आप 9th क्लास में पढ़ रहे थे, एक चर में रैखिक समीकरण आप पढ़ रहे थे। रैखिक समीकरण का आप लोग आलेख भी जानते हो, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप भी जानते हो कि सर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप या रैखिक समीकरण ax प्लस बी के रूप का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या ना कि दो चर में, यानी कि चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो होना चाहिए। इसमें केवल एक हुआ करता था चर का राशि, ये चर राशि है, चर राशि में केवल एक हुआ करता था, लेकिन इसमें अब होगा दो गो। कई गो होगा जी? दो गो राशि होगा। अब यहाँ पे दो गो राशि में जैसे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 3x प्लस का 4y प्लस का 10 बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दिख रहा है? ये दो चर में रैखिक समीकरण है क्या नहीं है? देखो यहाँ पे ये x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे कितने समीकरण दिख, ये कितने राशि दिख रही है चर में? तो देख रहे हो कि दो चर राशि आपको दिख रही है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है। समीकरण का मतलब भी जानते हो, युग्म का मतलब जोड़ होता है, वो भी आपने समझ लिया। दो का मतलब भी दो होता है, चर का मतलब भी समझ लिया, रैखिक का मतलब भी समझते हो। ठीक है, यहां तक सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे इसका एक कुछ ना कुछ तो भाई साहब इसका ढांचा होगा, यानी कि इसका व्यापक रूप होगा, जिससे हम इसको पहचान सके कि हाँ वाकई यही जो है हम लोगों का वो क्या है, जल्दी बताओ। वही हम लोग का ये दो चर में रैखिक समीकरण है। तो इसका यदि हम व्यापक रूप की बात करते हैं, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि हम व्यापक रूप बात करते हैं, तो इसका व्यापक रूप किसको किसको पता है? यदि हम इसके व्यापक रूप की बात करते हैं तो इसका व्यापक रूप क्या होता है मेरे भाई? आप बताओ जल्दी से। तो कहोगे सर ये दो चर में होगा तो ax प्लस bx प्लस c होगा। ठीक है, और ये समीकरण कह रहा है तो 0 होगा। फिर एक और होगा ax प्लस ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यहाँ पे c बराबर का 0। अब ये दो चर में कह रहा है तो दोनों तो हम देखेंगे तो भाई एक समान हो जा रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो भाई अंतर करेंगे ना। तो यहाँ पे कर देंगे 1, यहाँ पे कर देंगे 2, यहाँ पे कर देंगे 1 और यहाँ पे कर देंगे 2, ये कर देंगे 1 और ये हो जाएगा हम लोग का 2। यानी कि इसका व्यापक रूप जो है ना बन करके निकल करके हम लोग को क्या आएगा भाई? ये हो जाएगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये कहेगा कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। अब इसमें देखोगे तो जो कंडीशन हम आपको इसमें समझा रहे थे, हालांकि मैंने ज्यादातर आपकी भाषा में समझाने की कोशिश किया है, ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल में समझाएंगे तो शायद आप कहोगे कि यार मंटू सर क्या ही समझा रहे हो आप। ठीक है, तो आपकी भाषा में समझाने में थोड़ी सी जो है ना वो तकलीफ हो जाती है, कई बार बड़ी आसान हो जाती है। कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर इसमें देख रहे हो, है ना। कह रहा है कि रैखिक समीकरण इसमें रैखिक देख रहे हो, और ये पर का क्या भाई? ये समीकरण है। युग्म का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? डन है। हाँ, वो चीजें भाई बहुपद में होता है। बहुपद में क्या होता है कि हम जैसे बहुपद में क्या होता है, ax प्लस बी जो होता है वो रैखिक आपका बहुपद होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है वो आपका क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d जो होता है वो हम लोग का त्रिघात बहुपद होता है। ये बहुपद होता है। हम लोग यहाँ पे बहुपद नहीं पढ़ रहा है, हम लोग समीकरण पढ़ रहा है। और समीकरण में होता क्या है ना, इसमें देखोगे बहुपद में तो कभी भी 0 नहीं आएगा। मतलब इसके मतलब 0 का मतलब हो गया कि बराबर के उस साइड कोई ना कोई अंक जो है ना वो नहीं रहेगा बहुपद में। लेकिन समीकरण में जैसा होगा कुछ ना कुछ अंक वैल्यू जरूर रहेगा। तो समीकरण किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। चर राशि किसे कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, और ये इसका व्यापक रूप क्या होता है इसे आप नोट करके रख सकते हो कि भाई ये आपका व्यापक रूप होता है। डन है।
चलो अब खेल शुरू होता है यहां से, यानी कि पूरी चैप्टर आधारित है आपकी यहां पे। अब जो दो रैखिक समीकरण होती है, अब इस पे दो भाई ये आपका समीकरण होता है। अब दो जब समीकरण होता है तो यहां पे कंडीशन होता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है, कुछ ना कुछ हल होता है, इसका मतलब हल तो निकालना होगा। अब हल जब दो रेखाएं हो जाएंगी और जो समीकरण होगा तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन अपना उत्पन्न करेगा, वो कुछ ना कुछ कंडीशन उत्पन्न करेगा। जैसे हम सपोज सबसे पहले मानते हैं, ये चीज ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें को गौर से देखोगे तभी जाकर के समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हम मानते हैं कि यहां पे एक हम समीकरण लिखते हैं, ठीक है। यहां पे एक समीकरण लिखते हैं x माइनस का 2y बराबर का 0, और दूसरा समीकरण यहां पे हम ले लेते हैं, इसी में से लेते हैं ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो और इसको मैं समझा सकूं, क्योंकि आपकी बुक की है। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं आपकी बुक की चीजों को समझाऊं, ताकि आप बुक जब बनाने बैठो, बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, तो वहां पे ज्यादातर आपको क्या हो कि भाई समस्या ना हो, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलो इसमें क्या होता है कि जब इनको सॉल्व किया जाता है, यानी कि इसमें आपका वैल्यू यानी कि इसका हल निकाला जाता है, तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी, यदि हम तुलना करते हैं, यानी कि इन दोनों को समीकरण के यदि हम तुलना करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, तुलना कैसे करते हैं जी, तो सबसे पहले हम तुलना करने के लिए करते क्या है, इसको ये आपको बताया कि ये a1 का मान और b1 का मान छिपा रहता है, तो a1 बटी a2 करते हैं। तो a1 का मान क्या है, 1, और यहाँ पे a2 का मान कितना है, 2, बराबर b1 बटी b2 क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे कितना है, 4 है। अब इसको जब ध्यान से देखेंगे तो 1/2 है, तो 1/2 नहीं जाएगा भाग में, तो ऐसे है, छोड़ देते हैं, और इसको कटाएंगे कितना होगा, 2 दूनी 4, ये -1/2 हो जाएगा, सही बात है। अब जब 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 है, और ये है -1/2, सही बात है। ये मुझे बताओ, अब ये मुझे बताओ कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि a1 बराबर a2 बराबर नहीं है b1 बराबर b2, जब ये बराबर नहीं है, यानी कि इसका जो ग्राफीय निरूपण निकल करके आएगा वो क्या आएगा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा आएगा, यानी कि इसका दो रेखा बनेगा, एगो का एक वाला समीकरण का, एगो का दूसरे वाले का। तो इसका जो समीकरण, ये आपका जो रेखा जो जाएंगी ना, वो उसको कहीं ना कहीं एक बार उसे प्रतिच्छेद करेगा। कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, एक बार प्रतिच्छेद करेगा। और जो जिसे एक बार प्रतिच्छेद करता है उसे हम लोग बोलते हैं अद्वितीय। अ माने होता है नहीं, और द्वितीय माने दूसरा, यानी कि अब इसके अलावा कोई दूसरा जो है ना वो नहीं निकल सकता, ये एक बार ये प्रतिच्छेद कर देगा। यानी कि आप ध्यान से समझो कि अगर दो हम लोगों का समीकरण दिया गया हो और यदि हम उसका तुलना करते हैं, तो तुलना करने के पश्चात यदि a1 बराबर a2 और b1 बराबर b2 दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, तो उसकी रेखाएं कैसी होंगी, तो कहोगे कि प्रतिच्छेदी करती रेखा होंगी। कैसी रेखा होंगी, तो आप कहोगे कि प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी करती रेखा होगा, इस प्रकार से रेखाएं होंगी। समझ गए। अगर हम बात करते हैं इसकी हल, यानी कि बीजगणितीय रूप में इसकी अगर हल की बात करते हैं तो कितनी हल निकल के आएंगी, तो कहोगे सर अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है कि एक हल होगा, लेकिन बार बार आप भूल जाते हो कि मैं इसे याद कैसे रखूंगा, एक हल, ठीक है। तो वही मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया कि अ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, यानी कि जिसका दूसरा हल ना हो, सिर्फ एक ही हल निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल किसका होता है, जिसमें a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 नहीं होता है ना, अर्थात कहने का मतलब हो गया कि वो प्रतिच्छेदी करती रेखा होती है। यहां तक यदि समझ में आ गया है तो एक बार दिल का इमोजी भेजो फटाफट से कि हाँ सर यहां तक मुझे समझ में आ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में यदि दो समीकरण दी गई है उसकी तुलना करते हैं, तो तुलना करने के पश्चात हम ये देखते हैं कि दोनों यदि a1 बराबर a2 और b1 बराबर b2 यदि आपस में, बोलो फटाफट से, यदि आपस में बराबर नहीं होता है तो उसकी रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होती है। उसका हल कितना निकल के आएगा, तो सिर्फ एक हल निकल के आएगा और वह अद्वितीय होगा। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। डन। अब हम बात करते हैं दूसरा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पे, अब यहां पे दूसरी यदि हम समीकरण की बात, दूसरी पॉइंट में अगर हम चलते हैं तो एक समीकरण यहां पे दिया गया है जो आपकी बुक में दिया गया है 2x प्लस का 3y माइनस का 9 बराबर का 0, और यहां पे दिया गया है कि 4x प्लस का 6y
माइनस का 18 बराबर का 0। अब देखो आप कहोगे सर C1 बटा C2 आपने क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जब दो ही आपस में बराबर नहीं होता तीसरा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ही मान कहा था कि हम बराबर नहीं किए, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। डन है। इस वाले में करेंगे तुलना हम, तो इसमें देखेंगे 2 बट्टे इसका जब करेंगे क्या होगा, ये 2 बट्टे का 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 3 बट्टे का बोलो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 9 बट्टा का माइनस का 18। इसको कटाएंगे 2 दूनी 4 यानी 1 बट्टा 2 हो जाएगा। इसको करेंगे 3 दूनी 6 ये हो जाएगा 1 बट्टा 2, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस कट गया और 9 दूनी 18 ये हो गया 1 बट्टा 2। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? आप कहोगे सर मैं यहाँ पे बस यही देख पा रहा हूं कि ये तीनों जगह आपस में बराबर हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि भाई ये A1 बराबर A2, B1 बराबर B2 और बराबर C1 बराबर C2 हो गया। यानी कि तीनों ये कंडीशन को क्या कर रहा है, अपने आप में लागू कर ले रहा है, यानी कि तीनों इक्वल हो जा रहा है। समझ रहे हो? जब तीनों इक्वल हो जाएगा इसका मतलब हो गया क्या कि एक जो रेखा आएगी, एक रेखा मान लो कि इस तरीके से आएंगी, एक रेखा एक समीकरण के लिए बनी, तो दूसरी रेखा जब सब बराबर है तो दूसरी रेखा भी आएगी तो उसी पे आएगी, यानी कि एक और रेखा जो आएगी वो इसी रेखा पे आएगी। और इस रेखा को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा भाई, जल्दी बताओ, इस रेखा को क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे कि समपाती रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है? समपाती रेखा कहा जाता है। जब ये समपाती रेखा होगी, ये कौन सा कंडीशन हो रहा है सर? ये दूसरा हो रहा है, ये दूसरे वाले में हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। सारी चीजें समझाएंगे, इसमें हल कैसे किया जाता है बेसिकली उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। ये क्या होता है जी? समपाती रेखाएं होती है। अब जब समपाती रेखा होती है, यहां पे आपने एक चीज गौर किया कि जब प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा थी तो उसने प्रतिच्छेद कर दिया, इसका मतलब काट दिया, तो काट दिया तो उसका हल एगो निकल गया। तो यहां पे क्या कर रहा है, ये तो बार बार काट रहा है क्योंकि एक ही रेखा पे एक ही आ रहा है, माने बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया इसके हलों की संख्या कितनी होगी? अब आप खुद सोचो, खुद सोचो कि जब इसमें एक बार काटा तो एक हल निकल के आया, यानी कि अद्वितीय हल आया, और इसमें बार बार काट रहा है, संपाती हो रही, तो क्या कैसी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगी अनेक हल। क्या होगा? कहोगे सर इसका हो जाएगा अनेक हल। समझ में आया? तो आप यहां पे वही देख रहे हो कि जब तीनों आपस में बराबर होगा, यानी कि A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर C1 बटा C2, यानी कि जब तुलना करेंगे तो इसकी ग्राफीय निरूपण जो आएगी वह कैसी आएंगी? समपाती रेखाएं आएंगी, और इसका अनेक हल, या फिर आप कह सकते हो उसे ही कहा जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल। आप इसे अनेक भी कह सकते हो, अनेक हल भी कह सकते हो, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल भी कह सकते हो, ठीक है। आगे भी होता है, देखो एक होता है विरोधी अविरोधी, संगत असंगत, तो भी सब कुछ समझाने वाले हैं लेकिन इसके आगे, ठीक है। एक बार प्लीज सेशन को शेयर कर दो और सारी चीजों को अभी देखो, फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, फिर मैं बताने वाला हूं, तो सारी चीजें क्लियर होते चले जाएंगी। आगे हम बात करते हैं तीसरे वाले कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा वाला यहीं बना लेते हैं, तुलना कर लेते हैं जी, चलो ताकि यहीं पे समझ में आए। तीसरा एक समीकरण है यहाँ पे x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर का 0 दिया हुआ है, और यहां पे कह रहा है कि 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। इसको तुलना करो, आप ही खुद करो, मैं नहीं करूंगा, आप करो। आप तुलना करोगे तो क्या करोगे सर? यहाँ पे A1 बट्टे का A2 हो जाएगा, यानी कि 1 बट्टा 2 हो जाएगा, B1 बट्टा B2 क्या होगा सर? 2 बट्टे का 4 हो जाएगा, C1 बट्टे C2 माइनस 4 बट्टा का माइनस का 12 हो जाएगा। सही बात है, चलो अच्छी बातें हैं। अब इसके बाद से अगर हम इसको सॉल्व कर, अब इसको देखते हैं ध्यान से, तो 1 बट्टा 2 तो 1 बट्टा 2 तो 1 बट्टा 2 ठीक है, और इसको घटाएंगे तो भी क्या हो जाएगा सर? 1 बट्टा 2 हो जाएगा। लेकिन इसको घटाएंगे तो क्या ये आपस में बराबर होगा? तो कहोगे सर ये आपस में बराबर नहीं होगा, ये 4 बट्टे 12 आ जा रहा है, आपस में बराबर नहीं है। यानी कि आपने फाइनली ये देखा कि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 तो है, लेकिन जब हम C1 बट्टे C2 की तुलना करते हैं, भाई C1 बट्टे C2 जो होता है वो आपस में बराबर कह रहा है, मैं नहीं हूं, वो कह रहा है कि मैं तो बराबर ही नहीं हूं, भले आगे वाला बराबर, उससे कोई मतलब नहीं कि मैं अंतिम वाला बराबर नहीं हूं। तो जब ये बराबर नहीं होगा तब इसकी जो रेखाएं होंगी वो कैसी रेखाएं होंगी? थर्ड नंबर में तो कहोगे जब ये बराबर ही नहीं होगा तो इसकी रेखाएं जो होगी सीधी ये क्या होगी? ये आपका समानांतर होंगी, एक दूसरे के इसकी जो निकल के आएंगी वो समानांतर आएंगी, और जब समानांतर आएंगी इसका मतलब हो गया कि भाई ये एक बार भी इसे काटेगा नहीं, और जब एक बार भी नहीं काटेगा इसका मतलब इसके हलों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि सर 0 होगी, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
ठीक है, बस सीधी सी बात है भाई। यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे आप करोगे, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका आपका क्या होगा भाई, कोई हल नहीं होगा। अब इस चार्ट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हमारे बताए गई बातों को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही आसानी से आप जो है ना इस चीज को समझ सकते हो कि कब आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, कब आपका अद्वितीय हल होगा, कब आपस में बराबर हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ये सारी कंडीशन आपने समझ लिया, वही पॉइंट आपको, सारी चीज यही आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कहीं समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, एक बार जल्दी बताओ फटाफट से, कोई यहां पे समस्या हुआ, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। डन है, ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक बताओ, एक बार दिल का इमोजी भेज दो यार। अपने में बात, जितने बच्चे अपने में बात कर रहे हैं भाई, मेरी क्लास छोड़ के चले जाओ चुपचाप। जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए नहीं आए हैं, बात करना है, प्लीज मेरी क्लास छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं वे नहीं हूं कि आप आओ और ना पढ़ो और यहाँ पे, क्योंकि देखो यार, माँ बाप जो है ना बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हुए हो, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए, हम भी बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए कि आप कुछ बेहतर कर पाओगे। हम दिन रात आपके लिए यदि मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आप बेहतर करके निकलोगे। जब आप एग्जाम, जैसे ही आपका क्लास स्टार्ट होता, बहुत एनर्जी होती है आपके अंदर, और ये जब ग्राफ ऐसे जाकर कैसे आपका जो डाउन होता है तो बड़ी दुख होती है। मेरी बात तो शायद कुछ बच्चों को बुरा लग रहा होगा कि मंटू सर ये क्या ही कह रहे हैं, मैं रियलिटी है वही कह रहा हूं यार। अगर आपको बेहतर बनना है, मैं एक बार नहीं 1000 बार इस बातों को कहता हूं कि जब बोर्ड एग्जाम होता है तो वहां पे 16 से 17 लाख विद्यार्थी पेपर देते हैं, और 16 से 17 लाख विद्यार्थी में कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं, 10 20 100 150 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अपना रैंक हासिल कर पाते हैं, और वही वो बच्चे होते हैं जो आज से, अभी से जब स्टार्ट करते हैं ना, पूरे अंतिम तक एकदम एक ही लेवल से चलते हैं वो। अब ऐसा नहीं कि एकदम हम मंटू सर ने मोटिवेट कर दिया तो उस दिन उखाड़ के फेंक देंगे, मतलब कहने का मतलब है 4 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ेंगे। अब पता चला 2 दिन के बाद से सारा मोटिवेशन गया, आज मोटिवेट हुए तो हो गए, कल के बाद से सारा चीज, सारा जुनून सब खत्म। भाई जब मैं आप टॉपर के घर पे पहुंचा, जब टॉपर बच्चों से हमने मिला, तो वहां से सिर्फ एक ही कॉमन बात निकल के आई। टॉपर बनने का राज पूछा गया, कैसे पढ़ाई करते थे, सबने बस एक ही जवाब दिया था कि सर हमने जब से पढ़ाई स्टार्ट किया था तब से रेगुलर किया था, और उसका नोट्स बनाया करता था, उसका रिवीजन कर लिया करता था, जिसके कारण हमें अंतिम समय में प्रेशर भी नहीं आया, क्योंकि हमने सारी चीजें पहले क्लियर कर रखी थी, और जो चीजें छूटा था उसे हम अच्छे तरीके से कर पाए, और भी अच्छा हमें मौका मिल पाया अंतिम समय में रिवीजन करने का, अच्छा बेहतर करने का, क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने का, क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करने का। लेकिन जो आप ये आज कर रहे हो, आज नहीं पढ़ रहे हो, और कल जाकर के आप सोचोगे कि एग्जाम बहुत दिन है उस दिन पढ़ेंगे, तो उस दिन आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ सकते हो। और मुझे नहीं लग रहा कि आप सभी यदि इस समय यदि आए हो क्लास में तो पढ़ने के लिए, आप पास होने के लिए आए हो, क्योंकि अगर आप पास होने के लिए आए हो ना, तो सिर्फ हमारी क्लासेस जो है ना, अंतिम जो है ना, अंतिम क्लासेस देख लेना, 1-2 क्लासेस, बस उतने से तुम पास हो जाओगे। क्योंकि आपको ये बिलीव होना, आपको ये पता होना चाहिए कि इसी साल के पेपर की बात करते हैं, मैथ्स का पेपर की यदि बात करते हो तो 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना बोर्ड एग्जाम में। मात्र 1 रात को पढ़ाए थे और सुबह 92 को ऑब्जेक्टिव टच कर गया था सीधे। अब बनाना तुम्हें 50 को है, और पास होने के लिए मात्र 30 को नंबर लाना है। अब सोचो कि 92 को ऑब्जेक्टिव तो हमने टच करा दिया, जिसमें से 50 को ही बनाना है, तो उतना तो विश्वास है कि अगर 92 को इस साल टच हुआ है तो अगले साल जो है ना, अगर 92 को नहीं हुआ तब भी तो पास, आपका 50 बनाना, तो उससे ज्यादा तो टच हो ही जाएगा। तो आप पास होने के लिए करते हो तो सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन मैं अगर 92 भी टच करा देता हूं ना, फिर भी आप एग्जाम में जाते जाते भूल जाओगे, क्योंकि आपने अभी से नहीं पढ़ा है, और वो बच्चे उसको कवर वही कर पाएंगे जो अभी से पढ़े हैं। मुझे ये इतनी सारी चीजें बोलना तब पड़ा है भाई कि अब मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे हमारे जवाब, हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप जवाब दे रहे हो, कुछ बच्चे अपने में लगे हुए हैं, हमसे बात करो ना, तुम कहां हो, हम भाई हम सब देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज को नहीं देखते हैं।
क्योंकि जहां से तुम चल रहे हो ना, हम बबुआ निकल चुके हैं वहां से। ठीक है, बात मान लो, अभी मान लो बात, नहीं तो शादी विवाह होगा होगा नहीं, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अब यहां से समझते हैं, ये चीजें तो समझ में आ गई थी आप लोगों को। अब रैखिक समीकरण में होता क्या है कि ये बताना जरूरी होता है, जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया कि कौन समानांतर है, कौन संपाती है, कौन सा प्रतिच्छेदी है। अब यहां पे मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूं जो तुम्हारी बुक की क्वेश्चन है। अगर जो नहीं बताया, कैमरे में घुस के यदि हम नहीं मारे तो तुम कहना। अभी बताए हैं कि बताओ फटाफट से कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हमने आपको इस तरीके से समझाया, ऐसे समझाया, और इसी चीज को एग्जाम में पूछेगा कुछ ऐसे करके। ये आपके बुक में भी ऐसा ही है, तुम बुक के खोल के उठा के देखोगे तो ऐसा होगा। हालांकि एक्सरसाइज हम सॉल्व करा रहे हैं, वो तो कराएंगे तो देखोगे ही, बट वहां हमने अभी पढ़ाया और 2 क्वेश्चन मैंने दिए, देखता हूं कि आपकी क्षमता कितनी है, आपने कितना कवर किया। कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समानांतर या फिर संपाती है क्या, ये बता दो। मैं 2 क्वेश्चन रखा हूं। पहला क्वेश्चन यहां पे देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो यहां पे दिखेगा कि भाई पहला एक समीकरण दिया गया है जिसमें बोला गया कि 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर का 0 है, और दूसरा यहां पे समीकरण जो दिया गया है वो 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर का 0 दिया गया है। अब हमने आपको कैसे बताया, कैसे पहचान करोगे भाई कि वो प्रतिच्छेदी करती रेखा है या फिर समानांतर करती रेखा है या फिर संपाती रेखा है, कैसे पहचानो करोगे बताओ भाई। हाँ, अब लग रहा है पढ़ने में तुम लोग ध्यान दे दियो, तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो फटाफट से। चलो क्या करोगे सर, A1/A2 और B1/A2 तुलना करेंगे, यानी कि A1 का वैल्यू कौन होता है, जो सबसे पहला वाला मान होला, ठीक बा। चलो तो आपका क्या हो जाएगा 5/7 बराबर B1/B2 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 6 और 8 बट्टा का हो जाएगा माइनस का 9। अब इसको देखो, ये क्या आपस में ये कोई बराबर तुम्हें दिख रही है। आप कहोगे कि सर हम यहाँ पे देख रहे हैं 5/7 है, ये A1 जो A2 है और ये आपका -4/6 है, ये आपस में बराबर नहीं है। क्या भाई, ये आपस में बराबर नहीं, यानी कि B1 बराबर B2 नहीं है। तो अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था, अब देखो कैसे आप, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आज की क्लासेस तुम देख लो और अपने मन से एक्सरसाइज बनाओगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, तो अपने मन से एक्सरसाइज तुम बनाना शुरू कर दोगे, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्या कहोगे। अभी मैंने बताया कि अगर दोनों आपस में बराबर में क्या होगा, बोलो जल्दी से, अद्वितीय हल। क्या मैंने बताया भाई, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, आप इसे कह सकते हो या फिर सिर्फ एक हल। क्या कहोगे, सिर्फ एक हल होगा, ये होगा। लेकिन हमें ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा हल होगा, ये हम लोग को बताना क्या है कि प्रतिच्छेदी करती रेखा है या फिर समानांतर या फिर संपाती है। तो जब वो अद्वितीय है यानी कि सिर्फ उसका एगो हल है, तो उसकी रेखाएं कैसी होंगी, तो आप कहोगे सर उसकी रेखाएं जो है ना वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, यानी कि वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। प्रतिच्छेदी रेखा किसने किसने बना दिया था, किसने किसने बना दिया था भाई, बना दिए थे सर, भोजपुरी में बोलिए ना। हाँ भोजपुरी में ये बोला, तू टेंशन मतलब भोजपुरी में बोले, तारा कोनो तारा डर लगा जरूरत नहीं कि हम भोजपुरी में बोले, लेकिन हैकर का बना हुआ। अगला क्वेश्चन बना हुआ था जल्दी से, चला भोजपुरी में पढ़ा बता, भोजपुरी में ही पढ़ा। चला ध्यान से देखा बाबू, क्वेश्चन कहा था कि 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर के 0, और अगला समीकरण कहा था कि 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर के 0। तो कहा था कि बताओ कि कौन सा इसकी रेखाएं कैसी होंगी। ठीक है, तो क्या करोगे आप, तुलना करोगे, यानी कि 9/18 बराबर 3/6 कर दोगे और ये 12/24। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जब पढ़ लोगे तब, अब ना पढ़ो तब थोड़े ना सिंपल रही। तो 9 दूनी कितना होता है जी 18, 3 दूनी कितना होता है 6, 12 दूनी कितना होता है 24, यानी 1/2 बराबर ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी इसका क्या कहेंगे भाई, बोलो जल्दी से। कहोगे सर ये A1/A2 बराबर ये B1/B2 और बराबर C1/C2, ये तीनों का तीनों आपस में बराबर हो जा रहा है। तो जब मेरे बच्चे बराबर हो जाएगा तो बोलो बोलो क्या होगा, कैसी रेखाएं होंगी इसकी, सर इसकी रेखाएं होंगी संपाती रेखा होंगी, क्योंकि एक ही रेखा पे एगो रेखा आ जाएगा। क्या होगा जी, कहोगे सर एक ही रेखा पे एगो रेखा आ जाएगा, समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो जाएगा संपाती। और संपाती जब हो जाएगा
संपाती जब हो जाएगा तो ये मुझे बताओ, जब संपाती हो जाएगा तो ये मुझे बताओ कि इसके हलों की संख्या कितनी होंगी। तो कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा बार काट रहा है। तो जब बहुत ज्यादा बार कटेगा तो इसका मतलब क्या होगा सर, अपरिमित हल है, या फिर क्या कहोगे सर अनेक हल या अनगिनत हल, अनेक हल, जो भी आपको तुमको सुटेबल लगे। तीनों नाम एक ही है भाई, अपरिमित रूप से अनेक हल या फिर अपरिमित हल, है ना, यानी कि एक से ज्यादा हल या फिर अनेक हल, बात तो वही है। तो इसमें से जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया हो या जो भी कुछ पूछ रहा आप कह सकते हो, बट इसमें क्या बताना था, संपाती रेखा है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सरसाइज ये 3.1 का सारे ये क्वेश्चन होगा इसके आगे। अब मैंने दो क्वेश्चन इसमें कर दिया, इसके आगे जो है ना इसी तरीके से तुलना करके बना लोगे। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ ये कौन है भाई, संजीत कुमार कह रहा है कि सर आपको हम किडनैप करके अकेले पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल किडनैप करो, जल्दी से किडनैप करो, आ जाओ, किडनैप करना है जल्दी से आ जाओ, एड्रेस दे दें। अच्छा हाँ एक चीज मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक चीज, एक तो बहुत जल्दी मैं सरप्राइज कुछ लेके आ रहा हूँ आप सभी के बीच में। और हाँ एक मैं पहल शुरू करना चाह रहा हूँ। अच्छा एक बार बताना भाई कितने बच्चे चाहते हैं कि हमसे मिले अभी के पीरियड में, जब भी चाहते हो। अभी मैं तुमसे फीडबैक ले रहा हूँ, थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आपके लिए करने के लिए। एक बार जल्दी बताना भाई, सेशन को शेयर करो, एक बार बताओ कि कितने बच्चे चाहते हैं कि हमसे मिलने के लिए। क्या आप चाहते हैं हमसे मिलने के लिए, जल्दी बताइए। अरे यार, क्या आप हमसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं? जल्दी बताइए, क्या आप हमसे मिलना चाहते हैं? एक बार यदि आप मिलना चाहते हैं तो एक बार यस करना और उसके लिए बताना कि हाँ सर हम मिलना चाहते हैं। ठीक है, बताइए, सारे बच्चे बताना है, सब कोई मिलना चाहता है उसके लिए। तो मैं ये सोच रहा हूं भाई, हाँ सर सबका जवाब हाँ रहा है कि सर मैं मिलना चाहता हूं। तो मैं भी ये चाह रहा हूं कि कब तक कैमरे के से मैं मतलब कैमरे के इधर उधर मैं रहूंगा। मैं चाह रहा हूं कि धीरे धीरे, मैं तो टॉपर जब बच्चे आते तो मैं मिलता हूं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे जैसे मेरी समय हो तो वैसे वैसे मैं आपसे मिलूं, आपसे बातें करूं, आपके साथ एक वीडियो शूट हो कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, है ना, और वो संदेश पूरे बिहार में बच्चों को बताया जाए। इसके लिए आपको एक कष्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास आना पड़ेगा। मैं आपको पर्सनली मैं ये सोचा हूं कि मैं अपना डिटेल्स आपको शेयर करूंगा, मतलब आपको बताऊंगा कि ये डिटेल्स है और इस जगह पे आपको आना है। सारे बच्चे तो ये जानते हो कि मैं हूं किस डिस्ट्रिक्ट से, है ना। मैं ये भी सोच रहा हूं, अभी तुम लोग कहोगे और कमेंट्स ज्यादा आएगा, शेयर ज्यादा आएगा, मतलब बच्चों आप देखो कोई भी चीजें जब शुरू की जाती है ना, आपके बिना कोई भी संभव नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आप सभी से मिलूं, आप अपने दोस्तों साथियों के साथ में जब भी साइम, अब मैं यही नहीं कहूंगा कि भाई आप पढ़ाई डिस्टर्ब करके आओ। ये चीजें जो भी आपका मिलने का होगा वो रविवार के दिन होगा, यानी कि रविवार के दिन आप आ सकते हो। ठीक है, आप रविवार के दिन आ सकते हो। ठीक है, आसपास के जितने बच्चे, अगर आसपास के जितने बच्चे हैं हमसे, तो वो तो उनका तो ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन जो दूर के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई तो हो सकती है। हालांकि मैं ये भी कोशिश करूंगा कि वहां पे भी आ पाऊं, मैंने अगर आप दूर है तो मैं खुद आऊं चल के, लेकिन जितना संभव है। तो मैं ये सोच रहा हूं, अभी विचार कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, क्योंकि तुम मेरे अपने हो यार। अब मैंने ऐसे सोया था और सोच रहा था कुछ, तो मैंने सोचा यार बच्चों से मिला जाए, है ना, क्योंकि मिल करके कुछ अच्छा लगता है। जब हम बिहार में जब विजिट करते हैं तो ऐसा मौका, क्योंकि अब देखो हम अब निकलना शुरू कर देंगे ना तो क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी, सबकी क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी। और आप यदि चले आते हो एक दिन के अगर समय लेकर के, तो मुझे लग रहा है कि उससे ना पढ़ाई डिस्टर्ब होंगी और आपसे बच्चे मोटिवेट भी होंगे और हम एक दूसरे से मिल भी पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि आगे आपको क्या करना, कैसे पढ़ाई करना, ये चर्चाएं भी कर लेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर हम वहीं पे किडनैप कर लेंगे। हाँ कर लिया बाबू, किडनैप का कहबो तो चल तारा साथ में, जल्दी से बोलो। तो ये देखो मैं तो अभी तो इतना अनुमान रखो, आप एक बार डिस्टेंस चेक कर लेना। मैं बिहार के गोपालगंज जिले कितने बच्चे जानते हैं? गोपालगंज
अभी मैं फिलहाल गोपालगंज में हूँ, ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ, गोपालगंज। गोपालगंज बिहार जो है ना, जो सीवान के पास में है, सीवान छपरा ये नज़दीक पड़ता है, मोतिहारी भी नज़दीक पड़ता है, बेतिया भी नज़दीक पड़ता है, इसके आसपास की मैं बता रहा हूँ। तो आपको मुझे लग रहा है कि यहाँ पे यदि मैं जिस दिन बताऊंगा, अब ऐसा नहीं कि गोपालगंज में आ जाकर ढूंढते रहना, तो वैसे नहीं मिलेंगे, आप मत जाना अभी, जब तक आपको पर्सनल लोकेशन नहीं दिया जाएगा, जब तक हमारी टीम या हम खुद आपसे बातें नहीं करेंगे, तब तक मत आना। और मैं चाहूंगा कि आप आओ तो 2-4 बच्चों की और लेके आ, साथ में आना, ठीक है, अकेले मत आना। तो मैं ये सोच रहा हूं, क्या आप सभी आना चाहते हो? बहुत बढ़िया सर, हम गोपालगंज से ही हैं सर, हम सिवान से। बहुत सुंदर बात है भाई, यदि आप गोपालगंज से तो ठीक है, डन है। तो एक चीज पहल है, बहुत जल्द इसको मैं सोच रहा हूं कि अप्लाई करने के लिए। बाकी आप नीचे बाद में भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हो कि हाँ सर ये ठीक रहेगा, हम लोग मिल भी रहेंगे, मिल भी लेंगे और बहुत सारी चीजें बात भी हो जाएंगी। तो मैं ये सोच रहा हूं, डन है, चलो ये सोच रहा हूं। तो यहां तक सबसे पहले तो क्लियर हो गया, अब पढ़ लेते हैं भाई। हाँ चलो बहुत बढ़िया है, आप बेतिया से हो, कुछ गोपालगंज से, कुछ सिवान से हैं, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं जी आगे, ध्यान से सुनना। आगे आगे क्वेश्चन क्या होता है, ये पूछा जाता है कि अनुपात A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करें और ज्ञात करें कि निम्न में से कौन सा समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत है। अब ये चीज समझना बड़ा जरूरी है कि भाई ये संगत कब होता है और असंगत कब होता है। संगत और असंगत, अच्छा कोई हमें बता पाएगा कि क्या संगत कब होता है? कोई क्या हमें ये बता पाएगा कि संगत कब होता है? जल्दी बताओगे? हाँ जल्दी बताओ भाई। संगत कब होता है जी? अब देखो संगत तभी होता है जिसमें कम से कम एक हल उपस्थित जरूर हो। जब यानी कि समीकरण को हम तुलना करें तो उसमें से कम उसका एक हल निकले, वही हम लोग का संगत होगा। ये बात ध्यान रखना है, क्या हो? कम से कम एक हल, कम से कम एक हल होना चाहिए, कम से कम एक हल हो, ठीक है। अधिक से अधिक कितना भी हल हो सकता है, अधिक से अधिक क्या हो सकता है भाई, कितना भी हो सकता है। और दूसरा होता है क्या, सिर्फ असंगत। असंगत, अब असंगत का मतलब क्या हो गया भाई, कम से कम एक कह ही रहा है तो इसका मतलब एक भी ना हल ना हो, यानी कि जिसका कोई हल ना हो, वही हम लोग का असंगत होगा, सीधी सी बात कहें तो। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्वेश्चन को देख करके इसको सॉल्व करके चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, अब आप बताओ, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया और जब मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया, हाँ भाई मैं भागलपुर में भी आया हुआ था, डन है। यहां पे कह रहा है कि 3x प्लस का 2y बराबर का 5 और एक समीकरण यहां पे दिया है 2x माइनस का 3y बराबर का 7 दिया हुआ, ये दिया हुआ ना। इसके बाद हम इसकी क्या करते हैं भाई, तुलना कर लेते हैं। अब तुलना कैसे करेंगे भाई, 3/2 बराबर 2/-3 बराबर का 5/7। अब ये मुझे बताओ, ये क्या आपस में कोई चीज आपको बराबर दिख रही है? मतलब ये तीनों में से कोई आपस में बराबर होगा? कटाएंगे तो ये कटेगा ही नहीं, बराबर ही नहीं होगा सर। यानी कि सर मंटू सर हम ये देख पा रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है, यानी कि ये बराबर आपस में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये क्या कहोगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, यानी कि सिर्फ क्या कहोगे, सिर्फ एक हल। जब एक हल हो जाएगा तो हमने आपको क्या बताया कि वो संगत होगा जिसका कम से कम एक हल निकलेगा। तो इसका तो हल निकल रहा है एक, इसकी रेखा कैसी होंगी बताओ सर, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा हो जाएंगे इसके, यानी कि एक जगह पे वो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद तो कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा जी, संगत हो जाएगा। क्या कह रहा है, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, संगत हो जाएगा। तो किसको किसको ये बताओ कि संगत समझ में आ गया।
चर अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब वही समझाना ना, देखो अद्वितीय का मतलब मैंने समझाया कि अ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, यानी कि जिसका दूसरा हल ना निकल सके, अब यानी कि सिर्फ एक ही हल है, उसे कहते हैं अद्वितीय। समझ गए? हाँ डन है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया? मैथ्स एकदम आपके नस नस में बैठ जाएगा यार, मैथ को आराम आराम से समझोगे तेरे सारी चीज समझ में आएगी। और हाँ, एक्स की एक्सरसाइज वाली क्लास को मिस मत करना मेरे भाई, जब भी आपकी एक्सरसाइज वाली क्लास हम लेके आए तो आप मिस मत करना, यानी कि कल ही आपका एक्सरसाइज वाला क्लास इसका आएगा, थोड़ा सा मिस नहीं करना, यानी कि 3.1 इसके बाद एक्सरसाइज वाला लेके आएंगे, 3.1 बनेगा जो भी एक्सरसाइज वो आपको पढ़ाएंगे, तो वो जरूर, यानी कि नेक्स्ट क्लास वही होगी, ठीक है? तो उसे आप ध्यान जरूर रखोगे। समझ में आ गया? तो दूसरे वाले समीकरण आपको, यानी कि दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे उसका जल्दी बताओ। दूसरा कह रहा है कि 2x माइनस का 3y बराबर का 8 दिया गया है, और एक समीकरण है यहाँ पे 4x माइनस का 6y बराबर का 9। दूसरा वाला क्या होगा जी, जल्दी बताओ। यहाँ पे तुलना करो तो 2 बट्टे का यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 बट्टे का माइनस का 6, तो यहाँ पे 8 बट्टे का 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसको कटाओगे तो 1 बट्टे का 2 बराबर, ये माइनस माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 1 बट्टा का 2, और ये कह रहा 8 बट्टे का 9। क्या है, आपस में बराबर है? ये कहोगे सर ये आपस में बराबर तो दिख ही नहीं रहा है। यानी हम लोग अगर ये देखें इसमें, तो ये देखना है कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 तो है, लेकिन ये c1 बट्टे c2 नहीं है यार, ये बराबर तो दिख ही नहीं रहा है। तो जब मुझे ये बराबर नहीं दिख रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, यही होगा ना भाई, इसका बराबर नहीं दिख रहा है, इनकी कोई हल नहीं, इसका क्या होगा, रेखाएं कैसी होगी सर, समानांतर रेखाएं हो जाएंगी, यानी एक जगह भी इसका नहीं काटेगा। तो जब एक जगह भी नहीं कटेगा तो कैसी होंगी, आप कहोगे सर ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, तो लिख दो इसे असंगत। तो किसको किसको समझ में आया, यहां तक किसको किसको समझ में आया, एक बार मुझे बता दो कि हाँ सर मुझे यहां तक समझ में आ गया है, कोई तकलीफ नहीं है। डन है, यहां तक समझ में आ गया, डन। तो अब आप संगत के बारे में भी जान सकते हो, असंगत के बारे में पहचान कर सकते हो, कौन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, कौन संपाती रेखाएं हैं, कौन आपका ये संपाती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और आपका ये कौन सी रेखा था यार, देखो दिमाग से निकल गया ना, तुम लोगों के चक्कर में यही होता है कभी कभी। अब मुझे देखना ही पड़ेगा क्या यार, एक प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा, समानांतर, अभी देखो यहाँ पे लिखे भी हैं, है ना, यहाँ समानांतर, ठीक है, समानांतर, ये 3 होती है। तो 3 आपने इस चीज को समझ लिया कि भाई कब कब क्या क्या चीजें होती हैं। अब आपको कहीं पे क्वेश्चन पूछे जाएगा तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई आपको ऐसा दिक्कत होगा, ठीक है, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अगला प्रश्न की यहां पे देखते हैं, अगला प्रश्न यानी कि अगला टॉप, देखो मैं प्रश्न से ही टॉपिक समझा रहा हूं ताकि आपको ज्यादातर दिक्कत ना हो, और जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूं सारे के सारे अपने बुक से हैं। अब देखो यहां पे कि निम्न में कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। अब यहां पे 1-2 पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये जो द्विघात, ये सॉरी 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इसको हल करने की कितनी विधियां हैं, जल्दी बताओ फटाफट से, बहुत सारे बच्चे इसको गलत जवाब देंगे। जल्दी बताओ। तो देखो इसको हल करने की 2 प्रकार की विधियां होती है। अब 2 विधियां में पहला होता है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, और एक होता है आपका बीजगणितीय विधि। कौन होता है, एक होता है आपका बीजगणितीय विधि होता है। कौन कौन विधि होता है भाई मेरे, तो एक होता है आपका ग्राफीय विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि को जो है ना, वो बीजगणितीय विधि में 3 विधि से हल किया जाता है, यानी कि जो बीजगणितीय विधि होता है उसमें 3 तरह से आपको हल किया जाता है। कौन कौन तरीका से हल किया जाता है, क्या कोई मुझे बता पाएगा, क्या मुझे कोई बता पाएगा कि कौन कौन बता पाएगा कि कौन कौन 3 विधि होता है। एक तो ग्राफीय विधि होगा जो कि समझ में आ रहा है कि भाई ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना होगा, ग्राफीय विधि में भी समझाऊंगा, बस आप बने रहो, सेशन को शेयर करते रहो, साथ में जुड़े रहो, सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजगणितीय विधि में जो 3 विधियां होती है वो उसका क्या क्या नाम है, फिर एक एक करके चलेंगे आगे, तभी समझ में आएगा सारी चीजें। ग्राफीय विधि को इस क्लास के लास्ट में समझाएंगे, और ये 5 मार्क्स हर वर्ष के लिए फिक्स होता है। जब से बोर्ड बना है,
जब से बोर्ड में प्रश्न पूछा जा रहा है आपके 10वीं में, तब से एक क्वेश्चन, कोई ऐसा साल नहीं है जो नहीं पूछा गया हो, हर बार पूछा जाता है, ये फिक्स होता है ग्राफी विधि से हल करने के लिए, है ना। ग्राफ का कॉपी ऑलरेडी आता है। इसकी 3 विधियां होती है। 3 विधि में पहला विधि आपका होती है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कौन कौन होती है? प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा का नाम है, ये पहला कर लो, दूसरा का नाम होता है विलोपन, विलोपन विधि। और तीसरा होता है ब्रजगुरन विधि, ब्रजगुरन विधि। ये 3 विधियां आपका होती है, समझ गए? यहां तक कितनी विधियां होती है जी? सर 3 विधियां होती है। एक आपका प्रतिस्थापन विधि होता है, एक हम लोगों का विलोपन विधि होता है, एक हम लोग का ब्रजगुणन विधि होता है। अब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। बोला जाता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, ये आपका रैखिक समीकरण दिख रहा है, कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दीजिए। अब आखिरकार ये विधि होता क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखो, अगर इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले यहां पे करेंगे, जो भी समीकरण दिया गया है उस समीकरण को करेंगे क्या, बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी एक वाले समीकरण से या तो x की वैल्यू नहीं तो y की वैल्यू निकाल लेंगे और उसका मान फिर से दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, तो हम लोग का x और y का मान आसानी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से देखना, x प्लस वाई बराबर के यहाँ पे 14 है, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। दूसरा कह रहा है कि x माइनस का y बराबर का 4 है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले से समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो x बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 4 प्लस का y, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब करेंगे क्या, ये जो x की वैल्यू निकली हुई है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो y का मान, ये आपका हम लोग का किसका मान निकल जाएगा, y का निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण, और ये काम आप समीकरण नंबर 1 में भी कर सकते थे। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, मान रखने पर जब x का मान रखेंगे, यानी कि समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर का 14 है। x का मान कितना है 4 प्लस का y, और प्लस में फिर से y है बराबर का यहाँ पे 14, तो y और 2y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 14, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 14, और इसको पक्षांतित कर देंगे, सीधी सी बात है, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 और y बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी y का वैल्यू कितना आएगा, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको इधर लिख देता हूं, यहां तो दिख रहा होगा ये वाली, 2y बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस का 4, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 पच्चे 10। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, समीकरण नंबर, ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम करेंगे क्या, दूसरे वाले में हम y का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 में जब y का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 2 है x बराबर 4 प्लस का y, तो x बराबर 4 अब प्लस y की जगह कितना है यहाँ पे 5 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह कितना आ गया 9 आ गया, y की जगह कितना आ गया 5 आ गया। अब कई बार ऐसा होता है कि हम इसको पता नहीं चलता कि भाई मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, जैसे अभी आप देख रहे थे, तो इसको जांच कर लो कि क्या आपने सही बनाया या फिर गलत बनाया है। तो समीकरण नंबर 1 में आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर के कितना दिया गया है 14, x का मान आपने क्या निकाला, x का मान निकाला 9 और y का मान निकाला 5, तो 9 5 कितना हो गया 14, यानी कि संतुष्ट कर दे रहा है। अब एक समीकरण से जांच नहीं कर सकते, तो दूसरे वाले को भी चेक करना होगा, तो दूसरा वाला कह रहा है हम सभी का x माइनस का y बराबर कितना है यहाँ पे 4, तो x की जगह कितनी है भाई मेरे 9 माइनस y की जगह 5, कटाओगे तो 9 में से 5 घट जाएगा, ये भी हो जाएगा 4, तो ये 4 को संतुष्ट कर दिया। तो इस तरीके से, हाँ इस तरीके से भाई इसे आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हो।
अब ये तरीका जो होता है प्रतिस्थापन का होता है, और आपके एग्जाम में पूरी तरीके से भाई प्रतिस्थापन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, वो लिख के आता भी है। इस तरीके से जब प्रश्न आएगा तो लिख के आएगा कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए, ठीक है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही यानी कि इसी प्रकार से हल करना होता है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। अभी तो ये सिंपल सा इक्वेशन था तो आपने कर लिया, इसी प्रकार से दूसरा वाला आप कर लेना। कैसे करोगे बताओ फटाफट से। इसमें भी उसी प्रकार से करना जैसे इसमें हमने किया हुआ है। डन है, तो निकल जाएगा यहाँ पे भी एक्स और वाई का। सबसे आसान होता है विलोपन विधि, जो कि दूसरा वाला विधि होता है। दूसरे वाले के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे लिखा गया है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने प्रतिस्थापन तो समझ लिया, तो प्रतिस्थापन तो आप हल कर लोगे। विलोपन विधि कैसे हल किया जाता है, इसके लिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, आगे आप बना लेना अपने लिए, ठीक है। डन है। इसको बनाने के लिए क्या होता है, ये बहुत आसान होता है, ये प्रोसेस बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। इसको बनाने के लिए करना क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर का 5 है, और ये आपका 2x माइनस का 3y बराबर का यहाँ पे का 4 है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, और ये आपका समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, इसमें विलोपन ये कहता है कि मुझे मेरी किसी एक चर राशि को आप बराबर कर लीजिए दोनों में। उसके लिए आप मेरे गुणांकों से गुणा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, मैं देखो ध्यान से समझना तब समझ में आएगा। जैसे यहां पे अगर मैं x को बराबर करना चाहूं, जैसे इसमें भी x है तो इसमें भी x हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो इसमें भी 2x होना चाहिए, तभी जाकर बराबर होगा ना। या फिर y है तो यहाँ पे -3y है, तो यहाँ पे भी -3 होना चाहिए, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तभी बराबर हो सकता है। जब ये बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए करना क्या होता है कि ये x है, ठीक है, और इसके आगे कितना गुणांक है सर, 1 है, तो इस वाले समीकरण में गुणा कर देंगे 1 से, और इसमें 2 है, इसको बराबर करना तो इसको गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो देखो कैसे बराबर हो जाएगा। x में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, y में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 2y, और 5 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10। सीधी सी बात है। अब 2x में 1 से गुणा करोगे सब तो वही आ जाएगा, तो 2x माइनस का 3y और बराबर हो जाएगा 4। अब ये हो गया आपका। अब क्या करोगे, समीकरण नंबर ये 3 और 4 मान सकते हो, 3 और ये इसके मान सकते हो आप आसानी से 4। अब जब ये मान लोगे तो आप क्या कर सकते हो, अब इसको आप जब बराबर हो गया तब इसको घटा दोगे। अभी घटाने के लिए यहाँ पे माइनस लगा लो, यहाँ पे अब माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यही सा किया जाता है, जब भी घटाने के लिए इसको घटाओगे, ठीक है। तो ये वाला कट जाएगा, ये प्लस हो गया, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5y हो गया, बराबर कितना हो गया, 10 में से 4 गया आपका कितना हो गया, 6 4 10। इसलिए y बराबर कितना हो गया भाई, 6/5 हो गया। क्या यही आएगा, एक बार बताओ फटाफट से। 3 2 5, 5 2 10, 10 में से 4 गया, 6/5 कितना आएगा। डन है। अब इस वाले मान को क्या करेंगे हम लोग, किसी भी समीकरण इस वाले समीकरण में एक वाले समीकरण में रख देंगे, यानी कि समीकरण नंबर 1 में y का मान रख देंगे, y का मान रखने पर, ठीक है। डन है, मान रखते हैं जी। यहां पे ध्यान से देखो, कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 5 है, तो x की मान हमें निकालनी है, x प्लस वाई का मान है 6/5 बराबर का 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6/5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, x बराबर हो जाएगा सर 5, ये हो जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा आपका 6। तो 19/5, ठीक है। डन है। ठीक है जी, यहां तक ओके। इसके एक बार यदि जांच करके चेक कर लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर का 5 है, तो x के जगह पे लिखते हैं 19/5 प्लस y जगह है 6/5, तो हो जाएगा एलसीएम 5
19 और 6, 19 और 6 25, कटाएंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, ये 5, ये संतुष्ट कर दिया। यह है 2x माइनस का 3y बराबर का 4, इसको जांच भी कर लेते हैं। तो 2 तो 2, x के जगह पे मेरे बच्चे यहाँ पे मान रखेंगे हम लोग 19/5 माइनस का 3, और y के जगह यहाँ पे मान रख देंगे हम लोग, y की जगह कितना आया था 6/5। इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 38 माइनस 36 18/5 जाएगा 5, और 38 में से 18 घटा लो भाई, 5 चौके 20। ठीक है, ये भी आपका 4 संतुष्ट कर दे रहा है। यानी कि जांच करने पे भी आप देख रहे हो कि ये इसे संतुष्ट कर दे रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि आपने जो भी बनाया है इक्वेशन में वो आपका इस तरीके से ये वाला सही है। तो ज्यादा आसान अगर हम बात करते हैं तो आपका विलोपन विधि वाला जो होता है प्रोसेस बहुत आसान होता है। तो कई बार यदि आपके पेपर में केवल ये कह देगा, सिंपल सी बात है, केवल आएगा और बोल देगा कि भाई इसका समीकरण को हल कर दीजिए। ठीक है, समीकरण को क्या कर दीजिए भाई, हल कर दीजिए। तो जैसे ही हल करने की बात कहेगा तो आपको जो विधि आसान लगे, अगर सिंपल इक्वेशन होगा तब तो प्रतिस्थापन बहुत आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी डिफिकल्ट इक्वेशन लगे तो विलोपन से सॉल्व कर लेना, विलोपन बहुत आसान है। तो आपने दोनों विधियां देख लिया कि भाई प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है और विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। जो आपका ब्रजगुणन विधि है, उस ब्रजगुणन विधि के लिए आपका बेकायदे एक आपका नियम कानून कायदा होता है और वो लंबा प्रोसेस होता है और बच्चे उससे सबसे ज्यादा भागते हैं। और वो एक्सरसाइज आपके ऐच्छिक में है, तो उसके लिए जो एक्सरसाइज की जो क्लासेस चलेंगी, तो मैंने उस सोचा है कि आपको उस वाले पॉइंट को आपको ब्रजगुणन वाले को वहां पे समझाएंगे। ठीक है, इसके पहले ये वाला 2 सबसे ज्यादा, यानी कि पढ़ना बेसिकली 2 ही सबसे ज्यादा है, यानी कि प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन के बारे में जो भी आपको मैंने इसमें बताया प्रतिस्थापन विधि से, और इसमें आपको क्या करना भाई विलोपन विधि से, ये आपका लिख सकते हो विलोपन विधि। ठीक है, आप इस विधि से, ये 2 विधि है। डन है जी। आगे ये आपका होता है ग्राफीय विधि, जो मैंने कहा था कि इसी क्लास में अंतिम में आपको जरूर समझाऊंगा कि आखिरकार ये वाला जो ग्राफीय विधि से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और हमेशा ये 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। इसको सॉल्व करने का देखो क्या प्रोसेस है भाई, इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है। इसको सॉल्व करने का सबसे पहले जैसे समीकरण इसमें है x प्लस का 3y बराबर का 6, और ये आपका है। इसमें थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, ज्यादा एडवांस नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके लिए ग्राफ की कॉपी चाहिए, तो ही जाकर के आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा चीज मैं बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जब क्लासेस होंगी, क्योंकि आपकी ये पूरी चैप्टर की एक बेसिक क्लास थी जिसमें थोड़ा बहुत जानना आपके लिए बहुत जरूरी था क्लास स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपको क्लास में कोई समस्या ना हो, यानी एक्सरसाइज बनाते वक्त। ठीक है जी, चलो तो ध्यान से समझो। ये 2 समीकरण हैं। इन दोनों समीकरण के लिए ये समीकरण नंबर 1 का हल यहां पे अपने मन से यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ये आपका इस तरीके से बॉक्स बनाया जाता है, ये x और y। ठीक है, समीकरण नंबर 1 की बात करते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस का 3y बराबर का 6 है। अब इसमें करना क्या होता है, बड़ा डिफिकल्ट तब हो जाता है जब इसमें बटा वाला मान आता है। देखो कैसे करना क्या है। समीकरण नंबर आपका 1 है, इसमें आपको अपने मन से किसी एक जगह x के जगह आपको मान रखना होगा और उससे आपको y का मान निकालना होगा। तो मैं मान क्या करता हूं, x के जगह पे 0 मान लेता हूं, तो y के जगह कितना मान निकलेगा, तो 3y बराबर हो जाएगा कितना, 6। तो ये 0 में 3y जोड़ेंगे तो 3y बराबर हो जाएगा 6। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, तो 6/3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अगर मैं इसमें 0 रखा, यानी कहने का मतलब यह है कि x के जगह मैं यहां पे क्या रख रहा हूं, यदि मैं 0 रख रहा हूं तो y की जगह मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। समझ गए।
अब मैं क्या करूंगा यहां पे, एक बार तो मैंने ये रख लिया, अब x प्लस का 3y बराबर 6 में ही कम से कम 2 हल निकालना होता अपने मन से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, y की जगह 0 रख के चेक करूंगा। यदि मैं x प्लस 3 और y की जगह 0 मान लेता हूं, ये हो गया 0, तो x प्लस का 3 में 0 से गुणा करेंगे, 0 प्लस 0, x प्लस 0 ये सॉरी 3 में 0 से करेंगे 0 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया सर, 0 आ जाएगा। थ्री में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 6 है ना, मैंने 0 कर दिया ना, वही दिक्कत आ रहा है मेरे ख्याल, 0 कैसे आ जाएगा, ये 6 है, ठीक है, सॉरी ये 6 है ना, x प्लस का 3y बराबर का 6 है, तो x तो x और 3 और y की जगह मैं 0 कर दिया बराबर का 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 में 0 से करेंगे 0 और ये बराबर हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा, केवल का 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यदि मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ किसके बदले, y की जगह, तो x के जगह कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और यदि 6 का जगह रखा जाएगा तो y के बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी रख सकते हो। यहाँ पे अगर तुम 6 रखते ना, तो 6 प्लस का 3 y बराबर का 6, तो यहाँ पे 3y बराबर यहाँ पे 6 माइनस का 6, तो y बराबर क्या आ जाता है, 0 आ जाता, डन है। अब किसी भी कंडीशन में चलोगे तो वही होगा। तो ये 2 मान निकल गया समीकरण नंबर 1 का। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 का मान निकालना होता है, बस यही थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, या बच्चे इसको मानते हैं, अरे यार, ठीक है, डन है। चलो, तो यहां पे हम समीकरण नंबर इसी तरीके से सेम समीकरण नंबर 2 का हल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जी, जल्दी बताओ, कैसे निकालेंगे, यहां पे x यहां पे y। समीकरण नंबर 2 क्या है 2x माइनस का 3y बराबर का 12 है। तो 2 और x के जगह क्या करेंगे, 0 रख लेते हैं, तो देखते हैं y का मान क्या आता है, माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 0 माइनस का 3y बराबर कितना हो गया 12, तो यहाँ पे करेंगे माइनस का 3y बराबर हो गया 12, तो 3 चौका 12, यानी कि y बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा, यानी कि y बराबर माइनस का 4। तो यदि मैंने क्या किया, x के जगह 0 रखा तो y के जगह क्या आया, माइनस का 4 आया, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x माइनस का 3y बराबर का, यदि ये 12 है तो हम 2x के जगह, अब इसमें y की जगह रख के चेक करते हैं, y की जगह 0 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 2x 3 में मैं 0 से करेंगे हो जाएगा 0, माइनस का 0 बराबर हो जाएगा आपका 12, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 6, यानी हमने y की जगह यदि 0 रखा तो x की जगह कितना आया, 6 आया। अगर इतना निकालना आ गया तो समझो कि ग्राफीय विधि से आपको सॉल्व करने का पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगी, यानी कि कहीं पे भी समस्या नहीं होगा। इसके लिए आपको होता क्या है, इसमें ध्यान से देखो, इसके लिए करना क्या होता है, आपको इस तरीके से ग्राफ का पेज पे बनता है, वैसे मैं यहां पे थोड़ा सा समझा देता हूं, और एक रेखा इस तरीके से x और y आपको ऐसे खींच लेना है, ठीक है, डन है। थोड़ा बहुत यहां समझ लो, ग्राफ की कॉपी पे जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी तो आपको बेसिक चीजें समझा रहा है। ये x, इधर आपका y होता है, इधर आपका माइनस का y होता है, इधर आपका x होता है, इधर आपका माइनस का x होता है। ये मूल बिंदु होता है जो कि 0,0 होता है, इस बात को समझना। यहां मान लेता हूं मैं 1 है, यहां 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, जो भी है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ नीचे आ जाएगा 5, इसी तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे आओगे तो आपका 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या होता, पहले वाले में क्या है, 0 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 किधर है भाई, अच्छा यहाँ है ना, हमने नीचे रख दिया था, 2 वाला यहाँ है, सॉरी, और 6 रखेंगे तो 0, और 6 रखेंगे तो 0 यहाँ से, तो इसको यहाँ से ऐसे करके मिला देते हैं, ठीक है। ये 0 रखेंगे तो माइनस का 4, यहाँ पे 0 रखे तो माइनस का 4 यहाँ पे, और 6 रखेंगे तो यहाँ पे 0,
तो ये इस रेखा को ऐसे करके मिला देंगे, हाँ इस तरीके से बनेगा। सही है, अब डन है। अब भी आपका यहाँ पे 6,0 ही आंसर आएगा। डन है, अब दोनों समीकरण को लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला जो है ना समीकरण बन करके रेडी होता है। ठीक है, ओके, अब समझ में आया। चलो, ये इसलिए गड़बड़ हुआ ना क्योंकि यहाँ पे माइनस देना भूल गए हैं हम सब में। यहाँ पे माइनस दे लो, सब में दे लो, क्योंकि इस साइड माइनस होता है। ठीक है, इस साइड माइनस होता है और इस साइड आपका प्लस होता है, इस साइड आपका प्लस होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो, अच्छी बात है। तो ये इस तरीके से आप जो है ना इसको बहुत ही सुंदर ढंग से बना सकते हो ग्राफीय विधि से। समझ में आया। तो ये आपका रैखिक समीकरण का कुछ बेसिक चीजें थी जो आपने जाना, जो आपने इसे समझा। हाँ, ये कुछ बेसिक आपके पॉइंट्स थे। अब इसके जब एक्सरसाइज, आपके जो सॉल्यूशन जब सॉल्व होंगी तो वो बहुत जरूरी है, जो कि नेक्स्ट वाली क्लास में आपका एक्सरसाइज है, हम आपको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक बताओ सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ। हाँ, सही हो गई, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप जो है ना आप इसे, इस वाले पॉइंट्स को नोट डाउन करके, जितनी चीजें आप नहीं जानते हो नोट्स वगैरह आप बना लो और बना करके आप उसे बेहतर कर सकते हो। ठीक है, डन है। तो मिलेंगे आप अगले वाली क्लास में। और मेरी क्लास अब शायद अभी तो फिक्स नहीं किए हुए हैं, लेकिन आज से कल में आपका एक डेटा शेयर कर देंगे। एक कहो तो लॉन्चिंग, जो भी चीज़ें करना चाहते हो वो कर देंगे, जिसमें और क्लासेस और सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं चल रही है। आई गेस मुझे एक दिन की बहुत और समय दो, कुछ डिस्कस कर रहे हैं हम, और उसके बाद से एक दिन के बाद से आपकी क्लासेस हो जाएगी। थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रहा है अभी। ठीक है, हम खुद चल रहे हैं डिस्टर्ब वगैरह आपकी क्लासेस को लेकर के। तो अभी क्लासेस जल्द आपका जो है ना वो सारी चीज़ें रेगुलर हम करा देते हैं। ठीक है, जितने भी चीज़ें रेगुलर नहीं चल रही है, सोशल साइंस के लिए आप सबसे ज़्यादा कह रहे थे, तो सोशल साइंस भी आपके चलने वाली है। आपका संस्कृत भी ये कंटिन्यू होने वाली है, मैथ्स का तो हम ले ही रहे हैं और हिंदी भी ले रहे हैं। सारी चीज़ें होंगी, बस एक दिन के मोहलत मुझे दे दो, एक दिन के अंदर में सारी चीज़ें मैं फिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप डेली ज़्यादा संख्या में आओ, और जब भी मैं आ रहा हूँ क्लासेस में तो आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग क्लासेस में जरूर। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मिलूंगा अगले वाली सेशन में, अगले वाली क्लास में आप सभी से।